One, two, three, go. And we are recording. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है हमारे दूसरे एग्रीकल्चर पॉडकास्ट में। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा म्यूजिक हमने नया ट्राई किया है। डू गिव अस फीडबैक कि कैसा है। स्टार्टिंग में आई थिंक हम कहीं वी नीड टू गेट बेटर, तो वी आर जस्ट इंक्लूडिंग दिस। हेलो मिनाल, हाउ आर यू? हाय आदित्य, आई एम गुड। चलिए और बताइए। सेकेंड एपिसोड, हाँ, फर्स्ट एपिसोड के हमारे पास काफी सारे अच्छे रिव्यूज आए एग्रीकल्चर पे स्पेसिफिक जब हम बात कर रहे हैं। एंड स्पेशली हमने ये देखा कि काफी सारे लोगों ने ये अप्रिशिएट किया कि ये इनिशिएटिव लेते हुए, एंड काफी सारे सजेशंस भी आए हमें पैरेलली, या वो कुछ सजेशंस हमारे प्रेजेंटेशन से लेके थे, कुछ सजेशन थे हमारे कि ओके तुम ये बेटर कर सकते हो, तुम ये बेटर कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच। चाहे आपने डायरेक्टली मिनाल को सजेशन दिया है, चाहे आपने मुझे सजेशन दिया है, चाहे आपने डार्क फैक्टल पे पोस्ट किया है कुछ, वी आर रियली अप्रिशिएटिंग दिस। क्योंकि सी बात ये है कि ऑब्वियसली हम इंजीनियर्स हैं, है ना, एंड हम कोशिश कर रहे हैं एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, एक ग्राउंड लेवल से एक रिसर्च डिजाइन करने के लिए। ये जो इनिशिएटिव है, इट्स अ बेसिकली एक्स्ट्रा थिंग व्हिच वी आर डूइंग। आपका जो सपोर्ट है, आप सबका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमें अपना सपोर्ट दें एंड हमें मोटिवेटेड रखें। इट हेल्प्स अ लॉट। मिनाल, शुरू करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट एपिसोड के बारे में? एनी कमेंट्स एंड फीडबैक्स? जी जरूर। लास्ट एपिसोड का रिव्यू काफी अच्छा रहा। कई सारे मुझे जान पहचान वालों ने, और मुझे खुशी हुई कि एक कॉलेज के किसी एक स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली थैंक किया, जिनको मैं नहीं जानता था। उन्होंने बोला कि सर आपका ये इनिशिएटिव काफी अच्छा है और मैं अगर कुछ हेल्प कर सकूं तो। मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी सामने आए, उन्होंने भी कहा कि अगर मैं भी इसमें आपका कोई हाथ बटा सकूं तो मुझे बताइए। तो मैंने उनको कहा कि समय आने पे जब हम कभी जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर आपको भी इंक्लूड करेंगे। 100%। तो ओवरऑल लास्ट एपिसोड काफी अच्छा रहा और आई होप कि आगे भी व्यूअर्स को हमारा ये कंटिन्यूएशन अच्छा लगे। जी। लास्ट एपिसोड में एज जो हमने आप अगर रेगुलरली हमें फॉलो कर रहे हैं, आपने लास्ट एपिसोड हमारा देखा होगा, जो कि हमारा जनरल लास्ट एपिसोड बग सिंप्लीफाइड का था, कि जो हमने ब्लॉगिंग 2020 पे किया था। एंड उसमें हमने डिस्कस, अगर आपने लास्ट तक देखा हो, आई थिंक शुरू होने से पहले मिनाल ने भी कमेंट किया कि तू क्यों बोला तूने कि मैं इतना सारा डेटा इकट्ठा करता हूँ। मगर ये रियलिटी है। तो आज मिनाल जी अगेन बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके लेके आए हैं, कि ग्राउंड लेवल डेटा, हाउ थिंग्स आर मूविंग, एंड पैरेलली I am here to moderate and give a business perspective कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो मेरा ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस, which I am gathering day by day, meeting new people and through my research, I try to contribute in that. So मिनाल, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या मिनाल? तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि लास्ट टाइम कि हम अब कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स या कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स को लेकर आएंगे, तो लास्ट में हमने ये डिसाइड किया था लास्ट एपिसोड में कि आज हम इंडिया के एक पॉजिटिव नोट में, जिसमें इंडिया पॉजिटिव फील्ड्स में अपनी चीजें बता रहा है, या पॉजिटिविटी जिसमें इंडिया की दिख रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उससे स्टार्ट करेंगे। तो वो सेक्टर है पैडी का, जिसको हम लोग कॉमनली राइस की तरह यूज करते हैं। तो आज पैडी की ऊपर हम थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे और ट्राई करेंगे कि अपने व्यूअर्स की क्वेरीज को सॉल्व करें। परफेक्ट। पैडी क्या क्या बोलते हैं? पैडी आई थिंक चावल हो गया, है ना, राइस, भात, और क्या क्या सुना है पैडी का नाम का? और क्या क्या होता है? कुछ अलग बोलते हैं? पैडी नॉर्मली क्या है, जब मैं ये वीडियो बना रहा था या इसके लिए मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, हाँ, तो मैंने सोचा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब अगर कुछ एजुकेटेड होते हैं या कुछ लेवल तक पढ़ाई कर लेते हैं, तो हमें काफी कंफ्यूजन होता है। हम काफी मिसनोमर वाली चीजें यूज करते हैं। मिसनोमर मीन्स कई बार सही चीजों को गलत नाम से बुलाते हैं, या सही नाम हमें नहीं पता होता है। तो जैसे हम रेगुलरली राइस 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 कहते हैं। इवन बिफोर स्टार्टिंग दिस एपिसोड हमने सोचा था कि राइस कल्टीवेशन के ऊपर हम बात करेंगे।
और जब आप इसके टेक्निकल एस्पेक्ट में जाएंगे तो राइस इज एक्चुअली पैडी प्लस हस्क। जब Okay. पैडी के साथ भूसा मिलता है देन राइस के साथ जब भूसा मिलता है देन इट बिकम्स पैडी, एंड पैडी माइनस हस्क वो राइस बनता है जो कि हम कंज्यूम Okay. करते हैं। सो वी शुड रादर से पैडी कल्टीवेशन नॉट राइस कल्टीवेशन। So मतलब rice is basically plant and rice is byproduct. byproduct. Okay. Okay. Cool. Nice. So okay. So thanks. चलो starting से ही चलो. At least I am learning जो भी हो रहा है. ठीक है. कुछ नहीं हो रहा था हमारे लिए beneficial हो रहा है. But so that's good. So let's continue. So okay. शुरू करते हैं. So what do you think rice cultivation के India कहाँ stand करता है? And overview, please give us overview of this. Okay. So before giving the overview of this topic, I would like to say कि जब मैं ये प्रिपरेशन कर रहा था इसके लिए या रिसर्च कर रहा था मैं इस टॉपिक के लिए, तो मैंने जो सोचा कि मैं किस तरह से लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा या बताऊंगा अपने लेवल पे, बिकॉज हम इस वीडियो से या इस पॉडकास्ट के थ्रू केवल और केवल फार्मर तक ही नहीं पहुंचना चाहते। हम चाहते हैं कि यूथ में भी या नए एंटरप्रेन्योर्स में भी वो बातें उनके मन में आए कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के भी स्टार्टअप को ले सकते हैं। मैंने उस पर्सपेक्टिव से भी चीजें काफी रिसर्च करने की कोशिश की है। Okay. ओवरव्यू के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करना चाहूंगा कि सिमिलरली जैसे आपने कहा कि पैडी एंड राइस, दैट डिस्टिंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पैडी इज अ प्लांट और राइस इज अ बाय प्रोडक्ट। Yes. साइंटिफिकल टर्म्स में देखें तो उसको ओराइजा सेटाइवा कहते हैं। ओराइजा सेटाइवा, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस बट जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस। Yeah. Cool. इंडियन लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे जब राइस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, एज माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज ये रहा है कि मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव या सारे पर्सपेक्टिव से ऑल अराउंड एक बनाऊं लोगों के व्यूज को, या लोगों के व्यूज को उस तरह से रखूं लोगों के सामने। तो सबसे पहले मैंने ये पाया कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो टिल 5 years और 10 years बैक इट वाज बिलीव्ड कि जो राइस का कल्टीवेशन का या पैडी कल्टीवेशन अगर आप कहें टू बी प्रिसाइज, तो उसका जो ट्रेस है वो चाइना से मिला है। चाइना में एक यांगत्से करके रिवर है जहां से उसकी ट्रेस मिली है, दैट इज लाइक अराउंड 35 मिलियन ईयर्स अगो। तो 35 मिलियन ईयर्स अगो जो है चाइना में इसका ओरिजिन माना गया है। बट रिसेंटली कुछ रिसर्चर्स ने ये अपने रिसर्च में पाया है कि इंडिया के महाराष्ट्र के एक गांव में डायनासोर के जो डंग मिले हैं, डंग से एक्सक्रीटा, उसके रेमिनेंट्स में, उसके पार्ट्स में हमें राइस के ट्रेसेस मिले हैं जो ये दिखाते हैं पार्डन मी इफ आई सेड कि चाइना से 35 मिलियन ईयर्स अगो मिले हैं, चाइना से 30 मिलियन ईयर्स अगो मिले हैं। बट हम डायनासोर के डंग से देखते हैं तो हमको ये ट्रेस मिलता है कि इंडिया का जो हमने पाया है वो राइस का ट्रेस वो 35 मिलियन ईयर्स अगो का है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारा जो अभी करंट ट्रेस मिला है राइस के कल्टीवेशन का वो इंडियन ओरिजिनेटेड है, because it is much more earlier than the Chinese origin part. 35 million years ago means 5 million years ago Indian origin या Asian origin में आप particularly इंडिया की बात करेंगे तो वो 35 million years ago में ये हमें find हुआ है। I have the research article and I have the URL also. I will share with the viewers and listeners. इसके साथ साथ अगर हम आगे और देखें तो बात करेंगे ग्लोबल लेवल पे। सबसे पहले ग्लोबल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, प्रोड्यूस की, इन सब चीजों की बातें होती है। तो एक्सपोर्ट में करंट सिनेरियो जो है, जो करंट डेटा है 2018-19 का, उससे हमें ये फाइंडिंग मिलता है, उसके स्टैटिक्स से हमें ये फाइंडिंग मिलता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में चाइना इज द नंबर 1 कंट्री हु इज प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द क्रॉप, दैट इज पैडी क्रॉप अल्टीमेटली कन्वर्टिंग इनटू द राइस, एंड वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में हम लोग हैं। बट the positive point about India is like we are the largest exporter of rice in whole world. That is if you don't mind me interrupt, जैसे आपने कहा कि जब चाइना मैक्सिमम प्रोड्यूसर है तो क्या लैंड होल्डिंग में भी चाइना सबसे ज्यादा है? सो कल्टीवेबल लैंड इन टर्म्स ऑफ राइस और जितना कल्टीवेट होता है, लैंड कल्टीवेटेड एरिया की जब आप बात करते हैं तो आई होप अगर व्यूअर्स ने और लिसनर्स ने हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किया था कि हमारे पास कल्टीवेबल लैंड अराउंड 160 मिलियन हेक्टेयर्स है।
हमारे पास 160 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड अवेलेबल है, दैट इज कल्टीवेबल लैंड। ओके, चाइना के पास जो है उसका दैट इज 1/4 कंपेयर्ड, उसका so then 1/4 ही है या 1/3 ही है, बट and still in a particular section they are leading in production of rice, करेक्ट, paddy. दैट इज ऑल वी हैव टू एड्रेस इन दिस होल वीडियो कि Okay, कैसे ग्रोथ हो रहा है। I just wanted to put this pin over there कि हम इसको वापस इसको कंसल्ट करें और व्यूअर्स के कंसंट्रेशन में आए कि इवन दो दे हैव 1/3 ऑफ द लैंड स्टिल इन टर्म्स ऑफ राइस, एंड इवन दो राइस हमारा इतना इंपॉर्टेंट मील है, एंड स्टिल वी आर comparatively second in that. No, please continue, sorry to interrupt you. ओके, सो कल्टीवेबल लैंड के एरिया के पर्पस में अगर इंडिया लेवल पर देखा जाए तो अराउंड 160 में से 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है, या 44 मिलियन हेक्टेयर्स अगर हम कहें टू बी मोर स्पेसिफिक, तो वो यूज कर रहे हैं हम राइस कल्टीवेशन के लिए। दैट इज 1/4 ऑफ द टोटल कल्टीवेबल लैंड करंटली जो यूज होता है। और ग्लोबल और इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हिस्टोरिक, ये तो हुआ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो हमने समझा, एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पर्पस से जो हमने समझा। अब हेरिटेज और कल्चर के पर्पस से देखें तो राइस का हमारे कल्चर में एक बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेसेस रहा है, इनहेरिटेंस रहा है। आप देखते होंगे कि जब भी हमारे यहाँ हमारे घरों में कोई त्योहार या कोई पूजा या पर्व होता है या किसी की शादी होती है, तो एज एन ऑफरिंग हम राइस दूल्हे दुल्हन के ऊपर वो अक्षत के तौर पर चढ़ाते हैं। जब कोई बेबी किसी के घर में पैदा होता है और वो बेबी सबसे पहले कोई सॉलिड फूड कंज्यूम करने के लिए जाता है, तो उसको हम सबसे पहले राइस से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो दीज आर ऑल थिंग्स जो हमें ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर में राइस का केवल और केवल एक क्वांटिटी या केवल और केवल एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की तरह ही उसको नहीं माना गया है, बट इसका हमारे इंडियन कल्चर में एक रिलीजियस वैल्यू भी है, जिसको हम मानते हैं कि ये प्रोस्पेरिटी और कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में, या अगर आप कपल के या वर वधु के शादियों के मामले में देखते हैं तो वो ये माना जाता है कि फर्टिलिटी में या प्रोस्पेरिटी में उनके हैप्पी लाइफ के लिए ये जो एक राइस है वो उनको आगे जीवन में प्रोस्पेरिटी प्रोवाइड करेगा। तो फूड इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ मीडियम ऑफ गॉड और एज अ मीडियम ऑफ रिलीजन। यहाँ पे एक धार्मिक रूप से राइस को भी देखा जाता है। तो ये कल्चर और हेरिटेज के पर्पज से हो गया। ज्योग्राफिकल पर्पज से देखें तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कल्टीवेबल लैंड हमारे पास काफी अवेलेबल है, प्लस हमारे पास अराउंड 2 मंथ्स का मानसून होता है। जो 2 मंथ्स का मानसून होता है उसमें भरपूर हमारे पास रेन वाटर होता है। तो अगर हम उसको पर्पसफुली सही तरह से यूज कर सकें तो हमारे यहाँ और भी स्कोप है कि राइस को हम और वेल मैनर्ड तरीके से और अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वी डोंट हैव टू स्टॉप हियर, हमको आगे और भी चीजें करने की जरूरत है। So that is the whole overview around India and global level in terms of. So आप क्या देखते हैं कि जो जिस हिसाब का आप देखेंगे प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, एंड हाउ थिंग्स आर ऑन ग्राउंड लेवल। सो ये तो हमने ऑब्वियसली हिस्टोरिकली कल्चरली एज अ पैडी का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे यहाँ, एंड हमने ये देखा। मगर व्हाट डू यू थिंक कि आज के टाइम में व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस ड्रिवन ये प्रोसेस क्या है कि when पैडी जब एक फार्मर सोचता है कि when I have to do that, and जब हमारे प्लेट्स तक आता है तो एक ओवरऑल प्रोसेस व्हाट यू आर सीइंग कि इंडिया का प्रोसेस किस लेवल पे है, एंड कैन यू कंपेयर दैट विद द ग्लोबल लेवल, और जो आपने do you have such kind of data to have comparison between these? Yeah, please go ahead, please provide some light over this, because when we are talking about something specific और किसी एक क्रॉप वैरायटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो कि हाउ दैट प्रोसेस हैपेंस। दैट इज कल्टीवेशन पार्ट एंड हार्वेस्टिंग पार्ट, व्हाट आर द प्रोसेस इन बिटवीन दोस प्रोसेसेस। एग्जैक्टली इन सब चीजों को उगाया जाता है। तो पैडी कल्टीवेशन की बात करेंगे तो प्रोसेस में कुछ चीजें बेसिक हैं जो कहीं ना कहीं ग्लोबल या इंडियन लेवल पे अगर आप देखें तो वो सेम ही रहती हैं। जैसे अगर आप पैडी कल्टीवेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज सीड, आपको सीड चाहिए। सेकेंड पॉइंट है आपके पास वाटर होना चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटी में, बिकॉज राइस इज द लार्जेस्ट और यू कैन से वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर ऑफ वाटर क्रॉप। यस। थर्ड चीजें जो आपके पास होनी चाहिए वो है आपके पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए कि जिससे आप उसको उगा सकें, उसका हार्वेस्टिंग कर सकें प्रॉपरली। और फोर्थ चीज है आपके पास, अगर आपको प्रॉपरली उसको
कंज्यूम करने के अलावा उसको स्टोर भी करना है, आगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करना है, तो आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। ओके ऑल्सो यू शुड हैव द मिल्स की जिससे उसको प्रोसेस किया जा सके और पैडी को कन्वर्ट किया जा सके एज ए राइस में। ओके, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इनफ। तो या ये सारे 3-4 प्रोसेसेस हैं। अगर आप ओके डिटेलिंग में जाएंगे तो इंडियन लेवल पे हम डिटेलिंग में बात कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे कुछ चीजें सिमिलर हैं, बट ग्लोबल लेवल पे कैसा है कि उसमें टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट, अगेन वो मैकेनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो काफी हद तक बढ़ गया है कंपैरेटिवली इंडियन पर्सपेक्टिव में। इंडियन पर्सपेक्टिव में अभी भी मैकेनाइजेशन और टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, बट वी हैव मच वाइडर स्कोप कि वो हम ग्लोबल लेवल से कंपेयर कर पाए। ओके If you want, I can explain like by step ki what kind of improvement or what kind of basic things India is following, world is following, and what kind Yeah, of please. improvement we can do. Yeah. Please, and parallelly show some data if you have. In our conversation, you showed me that you have collected lots of data. Do feel free to share all those things with our viewers. We have unlimited time for these kind of topics. Sure, sir. So let me just present my screen. So in meanwhile, users, as Manal is sharing his screen, so paddy is the main reason that we selected paddy was paddy is one of the most important crops which most of our farmers are directly or indirectly dependent on. In terms of business, which we'll talk about in ahead after a few topics. In terms of business, it's a very major chunk of business we do, not only nationally but globally also. So I think Minal, if you're ready, please take the stage and go ahead. Okay. Yeah. So my screen is visible? Yeah, it's visible. Please go ahead. So first of all, I wanted to show the map of India and the location where we produce rice majorly, or what are the current states which are producing rice in a major quantity. So as you can see on the map, my map is visible, right? Yes, you're visible. Okay. So here on this map, I found out that there are 10 states in India. Those are pointed as the major rice producing areas. So you can see that the first state is, and this data is of 2016 and 17. So, but when I cross checked it with the current scenario, there was not much change in the recent rice producing states. The positions are same. So I just wanted to show you all that what are the position currently these states are holding. So the first state is West Bengal. Then you can see Uttar Pradesh is there, Punjab is there, Odisha is there, Chhattisgarh is there, Telangana is there. So these are the major rice producing states in our country. Now, when we are talking about the processes involved in the cultivation of paddy, or we can say rice, so the different processes, when I take you through the processes, you can see that as I said that the first process involved in the rice cultivation is seeding part. So we should have the correct or the cultivable seed in our hand. So what are the requirements we need in case of selecting a seed for the proper growth of rice? So I collected these data from NRRI, National Rice Research Institute of India. So I will be sharing the link with you all guys. And if you want me or give me 2 minutes, I will just show you the site of NRRI. So this is the site. And here I found out the data which I was showing you here. Like first of all, we need to select the seed. So the seed part, what kind of criteria we should choose before selecting a seed? So there are 3 or 4 major criteria which they have mentioned there. So I took out that data and figured it out and put it in a brief manner. So the first criteria, they are saying that the seed should belong to a proper variety which is proposed to be grown.
इट मीन्स कि जो सीड आप ले रहे हैं वो एक प्रॉपर वैरायटी का होना चाहिए, जो ग्रो करने में आसानी हो जिसको, या ग्रो कर सकता हो जो। नाउ जब हम ये बात करते हैं कि सीड कैसे प्रॉपर वैरायटी का होगा या प्रॉपर ग्रोन होगा, और कोई पहला किसान अगर मार्केट में आता है और वो सीड ग्रो करना चाहता है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर वैरायटी है या नहीं? सो दैट डेटा ऑल्सो यू कैन फाइंड इट ओवर हियर। फार्मर पोर्टल पे अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे सारे एग्रीकल्चरल डेटा, एग्रो एडवाइजरी, उसकी वैरायटी, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इवन यू कैन कॉल देम, दे हैव द हेल्पलाइन नंबर, यू कैन कॉल ऑन देयर हेल्पलाइन नंबर एंड यू कैन नो द डेटा कि आपके स्टेट्स के लिए कौन से राइस की वेराइटीज फेवरेबल है। सेकेंड थिंग जो आती है कि सीड शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ऑब्वियस मिक्सचर ऑफ अदर सीड, दैट इज अंडरस्टेबल कि आपका सीड मिक्सचर से अलग होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, साइज में डेवलप्ड होना चाहिए, बैड स्टोरेज से फ्री होना चाहिए, और कैपेसिटी, उसकी जर्मिनेटिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। सो इफ यू वांट दिस डेटा टू बी प्रॉपरली वेरीफाइड, यू कैन गो टू द NRRI website. That is the most ancient, I can say, website or initiative taken by the Indian government, which can help you getting in the correct data and correct variety of rice you can choose to cultivate in your land. Second thing the process comes is like when you have the rice in your hand, जब आपके हाथ में राइस होता है तो फिर सेकंड स्टेप आप क्या करते हैं? तो इंडिया में चीजों को, एग्रीकल्चरल एरियाज को कई सारे जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो जोन्स की बात जब आप करेंगे तो जोन्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए, एक है इरिगेटेड राइस इकोसिस्टम रेनफेड, मतलब उस तरह की जगह जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी मौजूद है और जहां पे राइस की इकोसिस्टम में बारिश के पानी का भी जमाव है। तो ऐसा इकोसिस्टम हमारे पास 75% है, और 75% ऑफ ग्लोबल राइस प्रोडक्शन भी इसी चीजों पे आधारित है। आई मीन टू से कि रेनफेड और इरिगेटेड लैंड प्रोडक्शन वाली चीजों पे ही, ऐसे इकोनॉमिकल एग्रीकल्चरल जोन पे ही ग्लोबल राइस प्रोडक्शन 75% आधारित है। एंड प्रेजेंटली इंडिया में 22 मिलियन हेक्टेयर जो है कंज्यूम कर रहा है इस एरिया के लिए, जहां पे इरिगेटेड राइस इकोसिस्टम अवेलेबल है। सो 22 मिलियन हेक्टेयर इज लाइक अराउंड 50% ऑफ द कल्टिवेबल लैंड एरिया यूज इन द राइस प्रोडक्शन। सेकेंड थिंग आई विल लाइक टू पॉइंट इज अपलैंड राइस इकोसिस्टम, जिसमें 13.5% टोटल एरिया है। आई हैव ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि आप देख सकते हैं असम में, बिहार में, ईस्टर्न एमपी में, उड़ीसा में, कई सारी जगहों पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं जहां पे अपलैंड राइस इकोसिस्टम को फॉलो किया जाता है। तीसरी कैटेगरी है रेनफेड लोलैंड, चौथी कैटेगरी है फ्लड प्लोन, जहां पे फ्लड आती है, बाढ़ आती है। वहां पे भी कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जो बाढ़ को टॉलरेट करके वहां पे भी राइस उगाए जा सकते हैं। ऐसे एरियाज का परसेंटेज आई कुड नॉट फाइंड इट, बट somewhere in the news I found it like 2% or 3%, but that data I thought that it is not that much relevant, so इसलिए मैंने उसको exactly figure out नहीं किया है। Then one more thing I would like to point out कि इंडिया में currently around 6,000 नई varieties मौजूद है राइस की, बट अगर आप ancient time की बात करेंगे तो we were having like 1,10,000 varieties of rice जो हमारे पास थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब से 1968 की हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स की रिवॉल्यूशन आई, तो वहां पर उसके बाद हमारे पास ये वैरायटीज सीमित रह गई, बिकॉज हमने फिर प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया, ना कि अपनी ट्रेडिशनल वैरायटीज को संभाल के रखने के लिए। तो दूसरी चीज आ जाती है कि जब आपने सीड आपके पास आ गया, फिर आप क्या करोगे? आप फिर नर्सरी करोगे। नर्सरी में आप क्या करोगे कि उस सीड को ग्रो करके उसके लिए प्रॉपर कल्टिवेटेड एक पौधा उगाओगे, जिसके थ्रू आप उसको खेत में ले जाकर वहां पर उसको फिर से जर्मिनेट कर सको। तो उसके भी 3 टाइप हैं, ड्राई नर्सरी, वेट नर्सरी, डैपलॉग मेथड। ये सारे मैं आप सभी को यहाँ पर शेयर कर दूंगा। बट ड्राई और वेट और डैपलॉग को अगर इन शॉर्ट में मैं कहना चाहूँ तो ड्राई नर्सरी में आप पाएंगे कि वहां पर पानी की कमी होती है, तो लोग ड्राई लैंड को ही बार बार टिलिंग करके फिर उसमें सीड को सो करते हैं और उसके थ्रू जो पौधा उगता है उसको जाकर फिर खेतों में उगाते हैं। वेट नर्सरी में वही पानी के ऊपर करते हैं। और डैपॉग मेथड को मैंने हाईलाइट किया, आप देख सकते हैं, बिकॉज डैपॉग मेथड में क्या है। और दूसरी चीज मैं आपको अगर साइट के थ्रू दिखाना चाहूँ तो ये एक तमिलनाडु गवर्नमेंट की साइट है जिन्होंने इसको काफी अच्छी तरह से समझाया है कि नर्सरी मैनेज आप कैसे कर सकते हैं।
तो यहाँ पर काफ़ी सारे डेटाज हैं जहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर डेपोग मेथड समझा रहा था। तो डेपोग मेथड में आप देखेंगे कि पहले सीमेंटेड या कोई एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, उसके ऊपर फिर राइस की कल्टीवेशन की जाती है, उसके सीड्स को उगाए जाते हैं, जर्मिनेट किए जाते हैं और फिर उस सीड को हम खेतों में लेकर जाते हैं। तो ये हो गया सीडिंग पार्ट। सीडिंग के बाद आ जाता है वाटर मैनेजमेंट, थ्रेसिंग और स्टोरेज एंड मिलिंग प्रोसेस। सो हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, मिलिंग, ये सारे प्रोसेस आई होप कि ये सब लोगों से फेमिलियर हो, बट not to be getting into the nitty-gritties of all these data at once, I would like to have some input from Aditya. So I would be returning back. Yeah. So audience may think that it is going in one-sided. So I would like to have some input from your side. Yeah. So obviously I was listening very carefully to what to the data you presented, and actually I felt like, because obviously in terms of business perspective, which I am going to talk about now, it's very important कि आप ground level data के साथ वो करें. Minal, just click on stop sharing from your side. So it's very important कि आप ग्राउंड लेवल डेटा के साथ पैरेलली जितना हो सके उतना करें. एंड क्योंकि हमारा unfortunately India is still a very unorganized market, and especially in agriculture sector, even though हम सब आजकल न्यूज में सुन रहे हैं कि जीडीपी -23% चल रहा है, एंड बट स्टिल अगर आप माइन्यूट लेवल पे जाएंगे, you'll see agriculture is only industry which is around 3% positive rate, अगर still it is showing. So that's a big thing. So let me share. I wasn't able to find a single document because I क्योंकि हमारे audience base is not properly from we are not only looking this for business only. So I wanted a very particular document so people just want to know something about how the business operates and how the supply chain operates, because to run especially agriculture business is very important कि आप एक supply chain पे ध्यान दें कि खेत से लेके प्लेट तक जो चावल ट्रांसफर हो रहा है and उसके बीच बीच में क्या क्या हो रहा है. तो I was lucky enough to found this. Let me share the PDF with you. So just a second, I'm getting some issues here. Give me a sec, I'll attach that. This is the job. Let me share my entire screen, no problem. So Minal, can you see my screen now? Your screen is visible, Aditya. Yeah. So what you can see is I have opened a paper. This is an International Journal of Managing Value and Supply Chains. So supply chain आज के टाइम में इसलिए important है because see हम सब देख रहे हैं कि फ्लिपकार्ट, Amazon इंडिया में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड इनके जैसे बहुत सारे अलग अलग ई कॉमर्स, बेसिकली स्पेशली आपने कोरोना में देखा होगा कि ई कॉमर्स साइट्स का बूम है, हर कोई कोशिश कर रहा है कि ऑनलाइन जाने का. एंड क्योंकि हमारा एक मेजर सेगमेंट डार्क फैक्ट्री का डील इसी में करता है कि लोगों को डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने में, B2B, हम रेगुलरली ऐसे क्लाइंट्स, ऐसे कस्टमर से मिलते हैं, ऐसे बिजनेस ओनर्स से मिलते हैं जो अपने प्लेटफॉर्म को, अपने बिजनेस को, अपने सर्विस को और ज्यादा डिजिटाइज करना चाहते हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्पेशली अगर मैं ई कॉमर्स, अगर जरा सा मैं टॉपिक से आपको साइड में लेके जाऊं, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी आप Amazon देख लीजिए, फ्लिपकार्ट देख लीजिए, बाकी सारे ई कॉमर्स साइट देख लीजिए, इनका सबसे बड़ा चैलेंज है सप्लाई चेन. वाई सप्लाई चेन? इससे आप एक फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि Amazon और फ्लिपकार्ट को आज तक एक भी रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ है. आप उनके बैलेंस शीट्स चेक करेंगे, दे हैवंट अर्न अ सिंगल पेनी फॉर प्रॉफिट, एंड स्टिल उनका इवैल्यूएशन, फ्लिपकार्ट अगर हम Amazon की पहले बात करें जो कि आउटर कंपनी है, Amazon is every year they are increasing budget for Indian expansion in Indian subcontinent, and especially आप फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट तो ऑब्वियसली बंसल ब्रदर्स ने शुरू किया था, मगर what happened was दे आज जो फ्लिपकार्ट की इवैल्यूएशन है वो 1 बिलियन से ऊपर है, एंड मोस्ट ऑफ जो शेयर होल्डर्स हैं वो फॉरेन कंपनीज हैं. सो व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग सो हेवीली इनटू दोज कंपनीज हु आरंट मेकिंग मनी? रीजन ये है कि सप्लाई चेन
वो बेसिकली एक सप्लाई चेन नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं आज नेटवर्क बिल्ड करने के बाद इन फ्यूचर 10 years 20 years down the line they will make lots and lots of monies because now they will have such kind of warehouses strategically located all across the country. They'll have warehouses strategically, they have people delivering there, they have people and systems delivering things to people's houses from very different sources in a very efficient, not only economically but also in terms of human and manpower and every way. So supply chain is the only ball game you see कि हर बिजनेस अपने यहाँ मेंटेन करने का और बेटर करने की कोशिश कर रहा है. तो लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट. सिमिलरली अगर आप किसी भी तरह का सी एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस ही है. अगर एक फार्मर अपने खेत में पैडी उगा रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट दे गेट सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर इट. ऑब्वियसली आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डबल देयर इनकम, जो कि अभी चाहे आप कोविड की वजह से कह लीजिए या इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से कह लीजिए या व्हाटएवर, अभी वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं. मगर हमारा एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू एम्पावर आवर फार्मर्स टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, इवन अ स्मॉल बिजनेसमैन. आई विल शो यू सम पर्सपेक्टिव्स. सो ये एक पेपर जो मुझे मिला जिसमें एक वेरी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग है. दिस पेपर वाज रिटन इन मार्च 2013. दिस नॉट लेटेस्ट पेपर, 7 साल पुराना है पेपर. मगर व्हाट यू विल फाइंड हियर इज कि सिचुएशन इतनी ज्यादा चेंज नहीं हुई. आई विल शो यू अ ग्राफ. द ग्राफ इज अ वेरी ग्रेजुअल ग्राफ. लेट मी गो टू दैट ग्राफ. सो if you can see, Minal, is it visible properly? You can see the data, right? Minal, can you hear me? Visible to me. Yeah. So what you can see here, यहाँ 1960 से लेके 2012 तक का डेटा है. And this is domestic consumption and domestic consumption की है. And here the two plots are domestic consumption and total supply. So basically जो हमारा जितना डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसके अलावा तो हम मान के चल रहे हैं कि इट इज बीइंग एक्सपोर्टेड, राइट. मगर ये कंप्लीटली डोंट ट्रस्ट दैट बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ काइंड ऑफ सप्लाई चेन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टोरेज एंड ऑल का भी इशू काफी होता है. सो सम वी सी सम थिंग्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस, सम गुड्स, एंड देन वो कितना एक्सपोर्ट होता है, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा. सो व्हाट यू विल सी इज कि देयर इज अ वेरी लीनियर ग्राफ शोन हियर. एंड स्पेशली 2000s के बाद आप देखेंगे कहीं कहीं कुछ कुछ ईयर्स में स्पाइक आना शुरू होता है. वी कोलैबोरेटेड, वी ट्राई टू फाइंड सम डेटा ऑनलाइन कि जितना रिसेंट हो सके हम उतना निकाल पाए. वी weren't able to get a proper graph like this, but this graph linearly continues like that only. So if I continue, I hope this gives a perspective कि ये किस तरीके से. तो जो हमारा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का, स्पेशली यू विल सी आफ्टर 2000s, नाउ वी आर गेटिंग मच मोर रिलायबल ऑन आवर पैडी सप्लाई दैट वी कि अब हम प्रॉपरली एक्सपोर्ट कर सकते हैं. एंड Minal will give a proper data about it कि हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं and how we are managing stuff. Let me go ahead and on the same topic. And let me show you, see this whole thing goes deep into everything, but I'll just go step by step quickly. So what you can see here is detailed supply chain process. So अगर अभी भी किसी को डाउट है तो let me show you what supply chain means is. स्पेशली अगर पैडी के बारे में बात कर रहे हैं. So see यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं पैडी फार्मर्स, so एक पैडी फार्मर है. अब हमारे यहाँ भी फार्मर के दो कैटेगरी है, विथ लार्ज लैंड होल्डिंग्स एंड विथ स्मॉलर लैंड होल्डिंग्स. दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके से पैडी ग्रो कर रहे हैं, राइट. एंड ये सब या तो मंडी ऑर्गेनिक का क्या है कि अगर आप ऑर्गेनिक ग्रो कर रहे हैं तो व्हाट इज सीन इन द मार्केट कि ऑर्गेनिक ग्रो करना इज ऑलरेडी वेरी डिफिकल्ट. क्यों? क्योंकि एक तो ऑर्गेनिक का स्पेसिफिकेशंस बहुत सारे होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे होते हैं. आप भले ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर रहे हैं मगर आपके, हमने शायद लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था ये कि अगर आपके बगल वाले ने आप प्रॉपर गौमूत्र यूज कर रहे हैं और उसका स्लरी बना रहे हैं एंड प्रॉपर उसका आप खुद का फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पूरे वेस्ट से रेडी कर रहे हैं, पूरा ऑर्गेनिक, नो एक्स्ट्रा, नो केमिकल्स, नथिंग. एंड अगर आपके बगल वाले ने वो फर्टिलाइजर्स डाल दिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो फिर आपका ऑर्गेनिक नहीं रहता अनफॉर्चुनेटली. तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. तो आप स्पेशली ऑर्गेनिक मार्केट में देखेंगे कि ऑर्गेनिक मार्केट बड़ा सप्लाई डिमांड वाइज है. सो जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द फार्मर्स हैं और डायरेक्टली, और
अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हैं एंड यू हैव अ प्रूवन वे ऑफ ऑर्गेनिक तरीके से आना, प्लस आपके पास रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनिक तरीके से उगाने के लिए, तो यू कैन डायरेक्टली सेल टू प्रोसेसिंग यूनिट्स। प्रोसेसिंग यूनिट्स मतलब जैसे आशीर्वाद हो गया और ये इनके प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं। बेसिकली जो जो पैकेजेस में चीजें बिक रही हैं, जो दुकानों तक जा रही हैं, या फिर जो बड़े बड़े प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उन तक को आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक, जो कि मोस्ट ऑफ जगहों, मोस्ट ऑफ जो किसान आप देखेंगे, छोटे चाहे बड़े, इनऑर्गेनिक वे मतलब जो आप जर्नल फर्टिलाइजर्स और ये सब यूज कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट गोइंग फॉर अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड। इट्स अ वेरी, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ डिग्रेडेड वन, बट इट्स अ वेरी नॉर्मलाइज्ड स्टैंडर्ड। सो अगर आप उसको देख रहे हैं, दैट ऑब्वियसली नॉर्मल का क्वांटिटी ज्यादा है। तो अगर आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक वाइज हमेशा दो चीजें हैं। There are people who, or there are processing units who are directly connected with the farmers, either larger ones or smaller ones, that they directly buy from them. But obviously बीच में आप देखेंगे कि मंडी भी आता है। So mandis are very big concept in India, and especially farmers, जो maximum farmers हैं वो directly mandis के through, आप especially छोटे farmers आप देखेंगे वो mostly mandis के through ही operate करते हैं, right? And there are again middlemen also. So क्या होता है कि there are always middlemen, जो कि for example farmer के लिए added cost है कि अगर वो अपना farm में पैडी उगाता है, तो then वो अगर मंडी में ले जाके बेचेगा, so what happens is कि मंडी में जब वो ले जाके बेचता है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, it's add also, and plus उसका hassle अलग है। So there is a business opportunity for middlemen, स्पेशली और एजेंट्स कह लीजिए, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, जो बीच में फार्मर्स से, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं, वहां से दे कलेक्ट फ्रॉम देम and then they directly either sell it to mandi or directly sell it to processing units. So hope you have a general understanding. This paper goes in deep. Agar I will definitely link this paper, and जो लोग and clear picture, आप किसी भी फार्मर से जाके 2 घंटा बैठिए, वो आपको चाय भी पिलाएगा, हमारे यहाँ चाय भी पिलाएगा, आफ्टरनून या लंच या डिनर का टाइम है तो खाना भी खिलाएगा, एंड आपको पूरा बताएगा। तो देयर इज वेरी in that sense you can get a very clear cut data कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। सो अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यू सी राइस प्रोसेसिंग प्लांट में एग्जैक्टली होता क्या है। सो राइस प्रोसेसिंग, या आप देख लीजिए, सबसे पहले पैडी जब उनके पास आता है, इट्स बेसिकली क्लीनिंग। क्लीनिंग क्या होता है कि ऑब्वियसली कई सारे एक्स्ट्रा चीजें उसके साथ आ जाती हैं, फॉर स्टोन्स, कई बार छोटी छोटी चीजें, या फिर जिन बोरों में वो ट्रांसफर हो रहा है तो वो सैक के छोटी छोटी चीजें या उनके पार्टिकल्स, तो वो क्लीनिंग। देन ऑब्वियसली डी हस्किंग। सो डी हस्किंग इज बेसिकली, एज मिनाल वाज सेइंग अर्लियर, कि हस्क प्लस राइस इज पैडी। सो सबसे पहले हम अलग करते हैं दोनों को, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो उन दोनों को अलग करती हैं। वो बाई प्रोडक्ट्स में मिनाल विल टेक फॉरवर्ड कि हस्क का भी कुछ होता होगा। एंड देन पॉलिश, ऑब्वियसली यू सी दो तरह के आजकल अगर आप मार्केट में जाएंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ अ पर्टिकुलर, इवन एक पर्टिकुलर स्पीशी का प्रोडक्ट है, उसमें भी आप देखें कई सारे वेराइटी, पॉलिश, अनपॉलिश। आई थिंक पल्सेस में भी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक दैट। एंड देन पैकेजिंग, ऑब्वियसली पैकेजिंग एंड स्टोरिंग। सो यू सी लास्ट जो 3 है, आई एम सॉरी ये जरा हिल गया, या सो लास्ट जो 3 है, लास्ट जो ये 3 प्रोसेसेस हैं, इसमें ब्रांड्स डिफाइन होते हैं। तो जो भी फॉर एग्जांपल जितने भी आपने ब्रांड्स सुने, ये जितना भी मार्केटिंग स्कीम होगा वो उनका लास्ट 3 में होगा। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, एंड ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल अगर आप अपने लोकल शॉप से खरीदते हैं तो वो उनका एक सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है, वहां से वो कलेक्ट करते हैं। अगर आप किसी मॉल से खरीदते हैं, इफ यू आर लिविंग इन अ सिटी और समथिंग, तो वहां से, मैं क्योंकि अकेला रहता हूं तो आई प्रेफर बिग बास्केट, तो मैं बिग बास्केट से ऑर्डर करता हूं। सो वी ऑल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ, एंड देन फिर वो रिटेलर के पास जाता है, एंड इंडस्ट्रियल बायर्स, केटरर्स, होटल्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो दिस इज द प्रोसेस। सो एक बार अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इवन अगर आप वो किसी भी स्केल पे, फॉर एग्जांपल एक फार्मर भी सोच रहा है, सो ये बेसिक नॉलेज हर किसी के पास होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अप्रोचिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस। अब इसमें क्या है कि इसमें ट्रिकी पार्ट क्या है कि लेट्स से अगर आप कोई रिटेलर कंपनी हो, या फिर इफ यू हैव टू प्रिडिक्ट, तो ये लोग प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि आपको ये समझने की चीज है कि साल में 3 बार प्रोडक्शन होता है, 3 बार फसल लगती है पैडी की, एंड 3 बार हार्वेस्टिंग होती है।
सो इसका मतलब ये है कि कंपनीज को हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ता है कि इफ दे आर बाइंग स्टफ इन हार्वेस्टिंग सीजन, the cost will be much lower compared to if they are buying in a sowing season or after harvesting or something like that, right? So जो ये राइस प्रोसेसिंग कंपनीज होती हैं और जो रिटेलर्स होते हैं, दे हैव अ कंपैरेटिवली बेटर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, जिसमें वो क्या करते हैं कि इन टर्म्स डिमांड और इन टर्म्स ऑफ रिटेलर अपना डेटा शेयर करते हैं, क्लोजली अपने रिलेशंस में होते हैं प्रोसेसिंग कंपनीज के साथ, एंड सिमिलरली प्रोसेसिंग कंपनी जो डेटा उसको रिटेलर के थ्रू मिल रहा है, वो सिमिलरली वो उसी डेटा को री कोलैबोरेट करती है, द काइंड ऑफ प्रोडक्शन दे आर सीइंग इन फार्म्स, किस तरह के प्रोडक्शंस, फॉर एग्जांपल एक जनरल क्वालिटी क्या है, फॉर एग्जांपल आशीर्वाद अगर एक पर्टिकुलर 3-4 तरह के ब्रांड्स को 3-4 तरह के राइस में डील करता है. So we are not sponsored by anybody. So I'm just saying any kind of name which is coming in my mouth. So for example, X कोई brand है and उसके पास 3-4 variety के चावल हैं, and so वो क्या करेगा कि वो monitor करेगा closely, क्योंकि obviously they have to maintain a supply chain, they have to maintain a raw product, बेसिकली जो पैडी है, तो उसका क्वालिटी क्या है, क्या फर्टिलाइजर्स वो लोग यूज कर रहे हैं. तो इस तरीके से एक ओवरऑल जर्नलाइज मार्केट सेट होता है और जो प्राइस है वो सेट होता है, एंड इसी ओवरऑल डेटा के बेसिस पे गवर्नमेंट्स मंडीज में रेट सेट करती हैं, इसी के बेसिस पे पॉलिसीज बनती हैं, एंड इसी के बेसिस पे चीजें होती हैं. यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ ये जो ग्राफ और काइंड ऑफ प्लॉट आपको दिख रहा है, ये बेसिकली है कि एक रिटेलर कंपनी है और एक राइस प्रोसेसिंग कंपनी है, वो कैसे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम और उस तरह का कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश कर सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज इट. आई होप कि इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से काम करता है. फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्वियसली हमने देख लिया है, ऑर्गेनाइज रिटेलर्स बाय, या basically this is the same, and ये basically ये paper basically people who are even basically अगर आप large scale farmer हैं तो I definitely recommend this paper कि आप ये थोड़ा सा paper पढ़िए, ये paper के through go through करिए, and obviously if you have any kind of questions you can send us. So Minal, hope this was informational and please take ahead from here. थैंक यू आदित्य, आपने बिजनेस पर्सपेक्टिव के टर्म्स में काफ़ी अच्छा पेपर रखा हमारे व्यूअर्स के लिए और लिसनर के लिए. तो आई थिंक जो आपका फील्ड और एरिया रहा है बिजनेस का, उसमें लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी इस एरिया में, पैडी कल्टीवेशन में पर्टिकुलरली. मैं थोड़ा सा लोगों को ऑफ द टॉपिक या ऑफ द ट्रैक कह लें आप, या फिर दूसरा एरिया कह लें, उस तरफ ले जाना चाहूँगा. जैसे मैं आपको बता रहा था कि बिकॉज वी हैव स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म एज एन एग्रीटेक, और हम टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं. आने वाले दिनों में जिस तरह से मैकेनिकल चीज़ें फार्म्स में इंट्रोड्यूस करी जा रही हैं, तो किस तरह से हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. 3-4 चीज़ें जो हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म इज हाउ टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, हाउ टू इंक्रीज द बिजनेस, जिसमें आपने बताया क्लियरली कि किस तरह से हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं. तीसरी चीजें हैं कि कैसे हम अपने जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है उसके हम डिमांड्स कैसे फुलफिल कर सकते हैं. Yeah. और एट लास्ट इफ वी हैव द एक्स्ट्रा पोर्शन, हाउ वी कैन एक्सपोर्ट मैक्सिमम विथ एक्स्ट्रा ड्यूटीज. तो इन सब चीजों को अगर आप एड्रेस करना चाहें, तो मैं जैसे कि पहले प्रोसेसेस के बारे में बता रहा था आपको. तो प्रोसेसेस में कैसा है कि मैंने आपको बताया कि सीडिंग में क्या की जाती है, नर्सरी बनाई जाती है, वेट काइंड की होती है, ड्राई काइंड की होती है, डेपॉग काइंड की होती है. तो सीडिंग के प्रोसेस में भी इवन ईच एंड एवरी प्रोसेस, जब हम ग्लोबल लेवल से देख रहे हैं कि कोई कंट्री अच्छा कर रहा है या कोई कमजोर कर रहा है या फिर कोई नीचे है, तो ऑब्वियसली अभी हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम ऑलवेज ग्रेट हैं या हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास कई सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास प्रॉपर जमीन नहीं है, उनके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है, तो उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं. तो दैट थिंग, उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं हर एक प्रोसेस के ऊपर, मैंने जैसे डेटा सर्च कर रहा था मैं, तो मैंने ये पाया कि हर एक प्रोसेस में किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. तो जब हम सीडिंग की बात करते हैं, तो सीडिंग के लिए नॉर्मली
मैनुअल वर्क जो है काफी टाइम से मैनुअल वर्क चला आ रहा है, लोग लेबरर्स लगाते हैं या 10-15 लोग मिलके या किसान की फैमिली मिलके काम करती है। बट नाउ डेज हमारे पास मार्केट में सीडिंग के कई सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। सीडर्स, द इंस्ट्रूमेंट जो इंडिजिनस या इंडियन डेवलप्ड प्रोड्यूस हैं उसके लिए, और इंडियन डेवलप जो मशीन्स हैं, इंडियन सीडर हैं, इंडियन हार्वेस्टर हैं, ये सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है। और दैट टू गवर्नमेंट उसके ऊपर भी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको वो टूल परचेज करना है, तो अगर आप एक ग्रुप फार्मर हैं तो उसके लिए भी कुछ परसेंटेज 80% इसकी सब्सिडी होती है। अगर आप इंडिविजुअल फार्मर हैं तो उसके लिए भी 50% की सब्सिडी होती है। तो ये सब डेटा भी मैंने रिसर्च के दौरान पाया, इसकी भी सारे लिंक्स हैं मेरे पास, इसके भी रिसर्च है मेरे पास कि मैंने देखा कि किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको सीडिंग समझा रहा था, सीडिंग में सीडर डिवाइसेस है जो इंडियन ग्रोज इंडिया में ही सेल्फ डेवलप किए गए हैं, या फॉरेन के चीजें भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा प्रोड्यूस है वो हम रेस्टोरेंट तक या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक पहुंचा दें। लेकिन एक तरफ ये भी इंडस्ट्री हम ग्रो कर सकते हैं जिसमें हम इनके लिए एक मैकेनिकल डिवाइस या मैकेनिकल टेक्निकल डिवाइस जनरेट कर सकें या बना सकें। ओके, दैट कुड आल्सो बी वन काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें राइस को किस तरह से सीडर डेवलप करना है, थ्रेसर कैसे बनाना है। इंडियन डेवलप्ड होगा तो ऑब्वियसली ड्यूटीज कम होंगी, चार्जेस कम होगी, इजी रेट्स फार्मर्स को मिल जाएंगे। तो वो इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट का भी एक एरिया यहाँ पे खुल सकता है। तो सीडिंग के पर्पस में मैंने आपको बता दिया, हार्वेस्टर के पर्पस में बता दिया। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे। इन टर्म्स ऑफ सीडिंग एंड स्पेशली अगर मैकेनाइजेशन की बात करें तो आई हैव अ क्वेश्चन, बेसिकली इट्स एन लिटिल बिट इनसाइट, आई वुड लाइक कि आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में। स्पेशली व्हाट आई हैव सीन इज कि ग्राउंड लेवल पे हम लास्ट ईयर एंड में वी वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट ऑन बेसिकली वो लेमन ग्रास से रिलेटेड प्रोजेक्ट था। सो लेमन ग्रास का इफ यू हैव हर्ड कि ऑयल निकाल के एंड देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस कि वो यूज होता है, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली जिन फार्मर्स के पास गए जो लोग लेमन ग्रास में कर रहे थे, तो दे हैड डेवलप अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ हार्वेस्टिंग सिस्टम फॉर लेमन ग्रास की, एक उसको एक लेवल से काटने के लिए ताकि वो प्रॉपरली बंडल भी होता जाए और वो ग्रो भी और वो प्रॉपरली कट भी जाए एंड क्विकली, क्योंकि लेमन ग्रास आप हाथ से नहीं काट। द थिंग इज लेमन ग्रास का जो बड़ा शार्प होता है, तो जो लोग मजदूर हाथ से काटते हैं, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। एक तो लेमन ग्रास का बिजनेस मॉडल फाइंड आउट करना बड़ा चैलेंजिंग होता है, एंड देन फिर उसके लिए लेबर फाइंड आउट करना बड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि लेबर्स रन अवे, लेबर्स प्रेफर कि ईंटा ढोएं कंपेयर टू लेमन ग्रास का करें, क्योंकि दे हैव लॉट्स, उनके लिए फिर आपको ग्लव्स का सप्लाई करना पड़ता है। लेमन ग्रास को काटने के लिए एक पर्टिकुलर टेक्निक होता है कि यू पुल इट फ्रॉम द होल प्लांट फ्रॉम द टॉप एंड यू कट इन अ पर्टिकुलर वे एंड देन यू बंडल इट एंड यू पुट समवेयर, क्योंकि बंडल भी करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर आप उसका प्रोसेसिंग उसी बंडल के तरीके से होता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि लेमन ग्रास इज का रेट पर केजी आई थिंक 1000 या समथिंग रुपीज केजी है, राइट? एंड आई डोंट रिमेंबर दैट, प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। एंड आप ये देखेंगे कि एक 10 ग्राम की बॉटल, दिस इज आई एम श्योर कि अराउंड 200 समथिंग में बिकती है इफ यू आर टेकिंग अ ब्रांडेड 10 ग्राम की बॉटल प्योर लेमन ग्रास ऑर्गेनिक वन। सो अगर वो इतने में बिक रही है, सो दैट मार्केट स्टिल इज स्लोली, वो जो प्रॉपर फार्मर्स हैं जिन्होंने एक सप्लाई चेन मॉडल डेवलप कर लिया जो कि प्रॉफिटेबल है उनके लिए, वो लोग यूज कर रहे हैं। स्पेशली राइस एंड पैडी में जहां पे वी स्पेशली सी कि किसानों को नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन टू पंजाब। पंजाब में व्हाट दे डू इज दे हैव कंपाइंस। सो उनके पास कंपाइंस होते हैं और वो क्योंकि उनके पास बड़े बड़े खेत हैं, वो कंपाइंस एक बार रन करना शुरू करते हैं एंड वो कंपाइन ना कि सिर्फ कट करता है मगर प्रॉपरली बाइंड करके रख दे, वो थ्रो भी करता जाता है। सो दैट इज पॉसिबल इन पंजाब, मगर इन यूपी एंड बिहार यू वोंट सी एनी कंपाइंस, हार्डली, राइट? क्यों? क्योंकि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन उस तरीके का है। सो ओनली प्रॉफिटेबल फार्मर्स हु हैव लार्ज, और पंजाब में देयर इज आल्सो वे कि आप कंपाइन एक बार नहीं बुलाते हैं, वो क्या करते हैं कि फार्मर्स ऑलरेडी फार्मर्स हैव लॉट्स ऑफ बिग लैंड होल्डिंग्स, एंड बिग लैंड होल्डिंग्स पे भी वो क्या करते हैं कि कॉस्ट सेव करने के लिए कंबाइन को एक बार में ही बुलाते हैं, सो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड वो कंबाइन एक बार में आता है, हेक्टेयर्स उड़ाता है वो, राइट? सो जो उसका ओवरऑल खर्चा होता है दैट इज प्रॉफिटेबल, बट इट इज नॉट मैनेजेबल ओवर देयर। सो इस टाइम में what do you think, what kind of data did you find or what is your perspective on this while researching through this,
प्लीज गिव मी कि कोई होप है बेसिकली क्लियर कट मैं पूछूंगा कि क्या कोई होप है मैकेनाइजेशन के, हैव यू सीन एनीथिंग? बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव ओनली सीन कि यूपी एंड बिहार एंड स्पेशली जो रूरल एरियाज हैं, जो प्रॉपर रूरल एरियाज हैं, वहां पे मंडीज में प्रॉपर रेट मिल जाए हमारे फार्मर्स को, वो मतलब दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। इससे ज्यादा वो मांग भी नहीं रहे। इन मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब दूर की बात है। सो व्हाट डिड यू हैव सीन कि इस तरीके से, डिड यू हैव एनी काइंड ऑफ फाइंड एनी डेटा अराउंड इट? जी, मैं कुछ प्रेजेंट करना चाहूंगा आप लोगों को ताकि क्लैरिटी मिल सके। या तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। श्योर। To people who are listening this on podcast, we would like to say कि we try to explain all visual things in audio form, but all the links will be shared in our description. So don't worry about it. We'll be sharing each and every link on the description. You can just go step by step, or we could just in future, if you demand, so we could do little extra मेहनत and we could time stamp all the links also. मगर आपके डिमांड पे, we are not going to it for free. So if nobody needs it, we won't do extra मेहनत. मगर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पॉडकास्ट में सुन रहे हैं, तो do comment us and do comment or just get the message to me or Minal or Dark Fractal कि you need a time stamped link with. So जो भी जिस भी टाइम पे हम बोल रहे हैं उस टाइम के रेंज में हम वो लिंक डाल देंगे कि ये रेफरेंस लिंक है उस टाइम के लिए। Yes, Minal, please share your screen. श्योर। सो मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, अभी आई एम एबल टू सी योर दैट। या नाउ आई एम एबल टू सी दैट। या हाँ, तो फिलहाल मैं कुछ इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था, उसके बाद मैं ये स्क्रीन आपको लेकर आऊंगा। पहले जैसे आपने कहा कि इनपुट कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और जैसे आपने बिहार की बात करी, वेस्ट बंगाल की या विलेजेस एरिया की बात करी कि जहाँ पर फार्मर्स वो मशीन्स खरीद ही नहीं सकते, वो बुला ही नहीं सकते बिकॉज उनके पास कम एरिया में लैंड है। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम अप्रोच करें तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? तो पहली चीज तो ये हो जाती है कि मशीनरी आप चीप रेट पे अवेलेबल करा दें, जो कि कुछ हद तक पॉसिबल है भी और नहीं भी है। दूसरा अप्रोच इसका ये हो जाता है कि आप विदाउट मशीनरी कोई ऐसा मेथड लेकर आए कि जिसके थ्रू वो इनपुट कम लगाने पे भी प्रॉपर प्रोड्यूस कर सके। तो जब फर्स्ट पर्सपेक्टिव से अगर आप देखने जाओ तो ऑब्वियसली अगर आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है और आपके पास आप अकेले फार्मर हो तो यू वोंट बी एबल टू परचेज अ मशीन। लेकिन अगर सपोज 1 हेक्टेयर के 10 फार्मर है, जैसे कि लास्ट वाले वीडियोस में और लास्ट वाले पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसमें आप 10 या 20 या 50, जैसे कि आपने खुद कहा कि पंजाब में कई सारे फार्मर्स कंबाइन होके एक मशीन बुला लेते हैं और वो मशीन हेक्टेयर्स में फसलों को काटता है, एक साथ बंडल करता है। तो सिमिलरली अगर ऐसे ग्रुप्स में या चंक्स में फार्मर्स हैं तो वो सारे कंबाइन करके एक मशीन को मंगवा सकते हैं। हाँ, लेकिन वो मशीन मंगवाने के बाद भी सपोज द कॉस्ट इज हैवी, फिर भी अगर उनको हैवी पड़ रहा है बिकॉज ओवरऑल 10 आदमी भी मिल गए और फिर भी उनको लग रहा है कि कॉस्ट काफी ज्यादा है, तो आई हैव समथिंग फॉर देम, बिकॉज मैं भी ये सर्च कर रहा था कि इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करें। यस एग्जैक्टली, क्योंकि आई हैव सीन स्पेशली इन माय, जब मैं कभी गांव जाता हूं एंड आई सी एंड लकीली मैं हार्वेस्टिंग या सीडिंग के टाइम में जाता हूं, दे पीपल शेयर मोटर्स। सो जो पंप वेल्स हैं दे शेयर टाइम बेस्ड, वो कि जो उनके खेतों में पानी जा रहा है पंप्स के थ्रू, वो पंप का भी जो कॉस्टिंग है, वो जो पर आवर का कॉस्टिंग है, वो 2-3 लोग मिलके कि भाई 1 घंटे के लिए ले लेते हैं इसको रेंट पे इनका पंप, और जो जनरेटर चला लेंगे उसमें इतना डीजल डलवा देंगे, वो 3 भाग में बढ़ जाएगा एंड आपका भी खेत वो हो जाए, उसमें पानी चला जाएगा, हमारे खेत में भी चला जाएगा और उनके खेत में भी चला जाएगा। तो वो काइंड ऑफ ऑप्शन है कि आप कोई मशीन या तो परचेज कर रहे हो या तो रेंट कर रहे हो, तो वो रेंट में भी अगर आपको कॉस्टिंग इंट्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पाया कि एक इंडियन गवर्नमेंट की साइट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको किसी पंप परचेज करना है या फिर आपको ट्रैक्टर मंगवानी है या कोई हार्वेस्टर मंगाना है, थ्रेसर मंगाना है, तो अगर आप एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं या इंडिविजुअल फार्मर्स हैं तो यू कैन अप्लाई हियर, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ काइंड ऑफ सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। और उस सब्सिडी के बेस पे मैंने उसको ट्राई करके भी देखा, जैसे कि आप यहाँ पे मैं आपको ट्राई करके फटाफट दिखा भी देता हूँ एक बार कि कैसे ये वर्क कर पाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट किया, स्कीम में मैंने SMAM सेलेक्ट किया। SAM सब्सिडी
इन मैकेनाइजेशन समथिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट। मैं ओके फार्मर ओके में जनरल सेलेक्ट कर रहा हूँ। जेंडर में मैंने सपोज फीमेल ले लिया, फार्मर टाइप में मैंने ले लिया कि मार्जिनल फार्मर है, इम्प्लीमेंट में मैंने ले लिया कि किस चीज के लिए मुझे चाहिए, तो मैं ले रहा हूँ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इक्विपमेंट ले रहा हूँ। ओके डीलर्स की ओके सेल प्राइस मैंने सपोज करी कि 25,000 है। ओके डीलर ने मुझे कहा कि 25,000 में मैं आपको ये सामान दूंगा। कूल। तो अब मैं यहाँ पर डीलर से परचेज की बात करने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस करूंगा और फिर मैं सब्सिडी कैलकुलेट करूंगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 25,000 की डीलर की सेल प्राइस है वो मुझे सब्सिडाइज रेट में 12,500 में मिल रही है। परफेक्ट। सो आई थिंक ये अगर कोई सुन रहा है तो आई नो कि थोड़ा सा ट्रिकी तो होगा चीजें हैं, फार्मर्स। आई नो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में हाँ और इम्प्लीमेंटेशन सेक्टर में चीजें हाइड रह जा रही हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पा रही या हैं, वो इनका सो यूज नहीं अगर कर पा रहे हैं, रिसोर्स वेस्ट हो जा रहा है। तो या दे शुड सो अगर या अगर आप सुन रहे हैं, अगर आपको ये अच्छा लगा एंड डू इंट्रोड्यूस, आई नो कि इंडिविजुअल फार्मर को ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर आप अपने पंचायत की जब नेक्स्ट मीटिंग हो तो डू इंट्रोड्यूस दैट इन, है ना, कि अगर आप उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, आप उसमें बात करेंगे, तो आई होप कि दिस काइंड ऑफ सिस्टम एक डेवलप हो जाए और एक कोलैबोरेटिव वे में फार्मर्स कैन वर्क टुगेदर। दूसरा यहाँ देख सकते हैं कि आप कांटेक्ट के लिए भी इन्होंने सेंट्रल ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर, वहां पर आप कांटेक्ट करके भी पता कर सकते हैं कि सर किस तरह से मुझे सब्सिडी मिल सकती है, क्या पेपर मुझे डालने पड़ेंगे। ये नंबर्स काम करते हैं, आपने ट्राई किए? सॉरी, ये नंबर्स काम करते हैं, मैंने इस पे कॉल करके ट्राई किया है। ओके परफेक्ट। तो इफ पॉसिबल मैं इन 5 दिनों में 5 जगहों पर कॉल कर चुका हूँ, नंबर्स को रीवेरीफाई करने के बाद ही मैं यहाँ पर नाइस इवन मैं 1-2 नंबर और भी यहाँ पर बताना चाहूंगा जो इन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, जो भी अगर फार्मर्स देख रहे हैं तो, जी। कि जैसे मैंने आपको एक साइट बताई NRRI, हम्म आप NRRI की साइट पर मैं आपको अगर लेकर जाऊं तो लास्ट सेशन में हमने बात करी थी अबाउट द फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल की जब हमने बात करी थी तो हमने ये बोला था कि जब ग्रेट बंगाल फेमाइन हुआ था तो विंस्टन चर्चिल के क्या रिएक्शंस थे, किस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। तो उस वक्त जब हमारे यहाँ फेमाइन हुआ था तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं फेमाइन की वजह से और स्पॉट डिजीज होने की वजह से राइस में जो पेस्ट अटैक हुए थे उसकी वजह से बंगाल प्रोविंस में, जिसमें कि पहले वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश भी आते थे, उन प्रोविंस में फेमाइन की स्थिति पैदा हो गई थी अराउंड 1942। अगर आपको इसी साइट को मैं क्लियरली अपने यहाँ जो मैंने एवरनोट पे प्रॉपरली यहाँ पर करके रखा हुआ है वहां अगर लेकर जाऊं मैं आपको, तो आई थिंक व्हाट विल डू इज ना कि एवरनोट का लिंक ही पोस्ट कर देंगे पीपल के लिए। आई थिंक ये सोच रहा था कि एवरनोट पर अगर हो सकता है कुछ लोग ये सब करें कि मैंने सेल्फ फ्रेम किया, दैट्स व्हाई मैंने ऐसा ये रेफरेंस दिखा रहा था। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। एपीफाइटिक ब्राउन स्पॉट डिजीज राइस में जब हुआ था बंगाल प्रोविंस में, उस वक्त वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश भी पार्ट था हमारे बंगाल प्रोविंस का। सीरियस देयर वाज अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ राइस इन 1942। उसके बाद क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफी नरमी बरती और जिसकी वजह से ये ग्रेट बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 में कन्वर्ट हो गया। ओके तो हम जानते हैं उस वक्त करीब 3 मिलियन पीपल्स इन ओनली अ बंगाल प्रोविंस, 3 मिलियन लोगों की जाने गई थी। तो उस वक्त की हालात को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1944 में डिसाइड किया कि हमको कोई ऐसा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जिससे हमें राइस की प्रॉपर पैदावार मिल सके और उससे हम अपने लोगों का भरपाई कर सके। तो अराउंड 1944 में ये स्टार्ट हुआ काम और 1946 में जाते जाते हमारे पास एक नया इंस्टीट्यूट बनाया गया गवर्नमेंट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि उड़ीसा कटक में एस्टेब्लिश किया गया 60 हेक्टेयर्स लैंड पे। और धीरे धीरे कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद इसी को ही रीनेम किया गया NRRI, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन 2015 इसको रीनेम किया गया। तो NRRI की वेबसाइट पर जब जाकर मैंने देखा तो यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। अब आप जब यहाँ देखेंगे तो आप देख सकते हैं फार्मर का कॉर्नर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, किस तरह की पॉपुलर NRI की वेराइटीज हैं, किस तरह के GM क्रॉप्स के ऊपर काम चल रहा है। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स में अगर आप जाते हैं तो मैंने आपको दिखाया था कि कौन से टूल्स अवेलेबल हैं NRI के थ्रू, जो आप कांटेक्ट करके उनको पूछ सकते हैं कि मैं आपके पास थ्रेसर है क्या, वो हाउस होल्ड सारे टूल्स हैं। मैं आपको अभी 1 सेकंड मुझे दीजिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है और शायद मेरे ख्याल से जो लोअर ग्रेड के फार्मर्स हैं वो ये
इंग्लिश मीडियम या इन सब भाषाओं के चक्कर में पहुंच ना पाए। तो ये सारे मैंने एनआरआई की साइट से लिया है। ये देखिए पैडी सीड ड्रिल, ये होममेड है। अगेन ये 2 रो मैनुअल पैडी सीड ड्रिल जो मैनुअल है, ये सारे एनआरआई की साइट पर अवेलेबल है। आप उनसे कांटेक्ट करके इवन मैन्युफैक्चरर डीलर के पास तक पहुंच सकते हैं। एनआरआई की नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर, जो मैंने यहाँ पे एवरनोट में भी पोस्ट किया है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि पहले 15 उन्होंने कन्वर्ट करके 1800-180-1551, ये इनका टोल फ्री नंबर है जो आप कॉल कर सकते हो 6 AM to 10 PM ऑन ऑल 7 days ऑफ वीक। और सारी फैसिलिटीज के बारे में वो आपको क्लियरली बताते हैं। मैंने इनको कॉल करके एक बार ये जानने की कोशिश भी की थी, मैंने ट्राई भी किया। मैंने कहा कि सर मैं इस तरह की चीजों पर रिसर्च कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा डेटा हो तो मुझे शेयर कीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं कि प्रोसेस के टाइम पे जब हम कोई प्रोसेस की बात करते हैं एग्रीकल्चर में, तो इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सीडिंग के लिए आपके पास ये ड्रिल मशीन जब इंडिजीनियस होगी तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम हो जाएगा। थ्रेसर होगा तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरी चीज आती है, इफ यू मे अलाउ, और कुछ अगर आपको कहना हो तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। नहीं, प्लीज कंटिन्यू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। या तो दूसरी चीज, क्योंकि डेटास के पर्पस में जब जाते हैं, और सारे रेफरेंसेस के मैंने हर एक टॉपिक के बाद रेफरेंसेस के मैंने यहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, तो इफ परमिसिबल हम ये एवरनोट भी शेयर कर सकते हैं। फिर आप आज के टाइम में आपने देखा होगा फर्टिलाइजर और मैन्योर के इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहे हैं। लोग कई सारे फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उनको ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए होता है, तो फर्टिलाइजर के लिए वो अलग अलग कंपनियों के पास जाते हैं, काफी इनपुट कॉस्ट लगाते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर के सेक्टर में भी इंडियन गवर्नमेंट काफी काम कर रही है, काफी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। तो उसके लिए भी एक 2014 में एनडीए गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम या प्रोग्राम के लिए लॉन्च किया था, दैट इज कॉल्ड सॉइल हेल्थ कार्ड। अब सॉइल हेल्थ कार्ड भी काफी इंटरेस्टिंग है, जो मैंने ट्राई किया सॉइल हेल्थ कार्ड को फाइंड करने की। तो सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है, नॉर्मली अगर मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो, अगर आप एक किसान हैं और आप अपनी खेत में कोई फसल लगाना चाहते हैं, ये सॉइल हेल्थ कार्ड का पोर्टल है। अगर आप सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे FAQ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मौजूद है। आप वहां पर जाकर FAQ में आपके क्वेश्चंस और क्वेरी को वो उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। FAQ का भी मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या होता है कि सपोज करो आपको पता नहीं है कि आपने काफी फर्टिलाइजर अपने खेत के लिए यूज किया और कुछ टाइम बाद आप उसकी उर्वरक क्षमता कम हो गई, फर्टिलाइजर आप डालने के बाद भी इतना कल्टीवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के थ्रू आपको एक कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिन के जो लोग हैं वो आपके खेत की सैंपल मिट्टी लेकर जाएंगे। अराउंड 190 रुपीज उसका चार्ज है, जो कि डिपेंडिंग अपॉन फार्मर्स के लेवल पे भी कुछ सब्सिडी है उसमें भी। अगर आप 190 रुपीज पे करके इसके लिए सब्सक्राइब करते हैं तो यू विल बी एबल टू गिव योर डेटा, या आपके जो मिट्टी है वो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा जो अथॉरिटी सेलेक्ट की गई है उनके थ्रू वो वहां पर आपकी मिट्टी को लेकर जाएंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। Actually, I know few people जो कि company owners, और I am directly connected with them जो कि ये काम करते हैं, especially जो मेरे साथ connected हैं वो नॉर्थ ईस्ट में, they have done lots and lots of work. You just contact अपना local government को and they will come to you and collect the samples। ऐसे भी available हैं कि अगर सिर्फ आप एक प्रॉपर कॉल कर दें तो दे आर जस्ट आपको इन्फॉर्म आपने पंचायत में बात करिए क्या है और आपके पंचायत के थ्रू कांटेक्ट करिए। दे आर काफी अच्छी चीज है ये। इसके थ्रू आप अपने सॉइल का हेल्थ जान सकते हैं कि कौन सी फसल लगानी चाहिए, कितना फर्टिलाइजर आपको लगाना है, आप ऑर्गेनिक में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। एग्जैक्टली। और अगले 3 साल के लिए आपको वो सेवा, वो 190 या उससे कम पैसे जितने भी चार्जेस हैं 150-190 के अराउंड, उसमें आपको मुफ्त दी जाएगी। वो खुद आपके खेत में आएंगे, वहां से सैंपल ले जाएंगे, टेस्ट करेंगे आपके यहाँ पे। इवन आप ट्रैक कर सकते हैं, इस साइट में ट्रैकिंग फैसिलिटीज भी है जिसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका सैंपल कहाँ पहुंचा है, कितना काम हुआ है, उस पर क्या स्टेटस है, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, आप मंडल, फार्मर नेम के थ्रू ये सैंपल टेस्ट किया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी का काफी अच्छा यूज है। अगर आप फार्मर्स के थ्रू पास ये पहुंचा सकें, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के पास, तो वो अपने कम खेत से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं, बिकॉज उनको एक प्रॉपर रिकमेंडेशन मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन की साइंटिफिकल उनका खेत का जो प्रोग्रेस है वो कैसा है। तो ये भी एक सेक्टर है जो किया जा सकता है इम्प्लीमेंट रिसर्च के मामले में। तो फिलहाल आप अगर जानना चाहते हैं। I think Minal, we are
already very long in this conversation, and I think अब हमें directly paddy पे अगर हम वापस आते हैं, and let's talk about byproducts and then present research combined with. So let's conclude this session कि जो byproducts हम देख रहे हैं, जो हो सकते हैं कि people should know कि इस तरह का भी market available है. Give us some data that you have find out, and basically present research and development जो कि आपने डिस्कस किया ही, इफ यू लाइक टू ऐड समथिंग इन दैट टू कंक्लूड. ओके, बाय प्रोडक्ट एंड यूजेस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले राइस, पैडी से हमको राइस एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है. Yes. उसको हम यूज करते हैं फॉर ईटिंग पर्पस, गेटिंग विटामिन्स, मिनरल्स एंड मोस्टली कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन जो उसमें मौजूद होते हैं. Yes. आजकल काफी लोग ब्राउन राइस भी प्रेफर करने लगे हैं. तो ब्राउन राइस की एक खासियत होती है कि उसमें विटामिन B1, B2, B3 काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो भी कई सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हेल्पफुल होते हैं. दूसरी चीज बाय प्रोडक्ट में आप देखने जाए तो जब हम पैडी को प्रोसेस करते हैं तो हमें मिलते हैं राइस के ब्रैन और हस्क. ब्रैन जिसको हम देसी भाषा में चोकर भी बोलते हैं. और आपने देखा होगा कि करंटली ब्रांड की काफी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है. आप सुबह सुबह वो क्या बोलते हैं, आप यूज करते हैं कॉर्नफ्लेक्स के साथ कुछ और भी होता है जो मैंने कभी अपने रूममेट्स और कई सारे लोगों को देखा है, वो जो बॉडी बिल्डिंग या वाले में होते हैं वो यूज करते हैं ये ब्रांड काइंड ऑफ राइस जो होते हैं. मूसली द ब्रांड वाज कॉल्ड समथिंग मूसली और समथिंग. ओके, वो कंप्लीट होल ग्रेन राइस का वो होता है. प्लीज यूजर शेयर क्या है वो, ये छूट गया हमसे. अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. तो ये ब्रांड और हस्क का भी बाय प्रोडक्ट में काफी यूज होता है आजकल के टाइम पे. ब्रांड के बारे में आप आजकल ब्रांड ऑयल के बारे में आपने काफी सुना होगा. ब्रांड ऑयल भी आजकल एक्सट्रैक्ट किया जाने लगा है जिसका यूज होता है. फिर दूसरी बात आती है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में. अगर आप देखें तो इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी जो राइस के स्ट्रॉ है उसका यूज होता है बैग्स बनाने के लिए, वॉल हैंगिंग करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए. और ये सब चीजें तो इतनी इंपॉर्टेंट, या आप ये कह सकते हैं कि हायर लेवल या लार्जर लेवल पे नहीं होती है, लेकिन लार्जर लेवल पे अगर हम देखना चाहें, मगर स्टिल देयर इज अ मार्केट आउट फॉर इट. या लार्जर लेवल पे अगर हम देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि करंटली हम कई सारे न्यूज सुनते हैं कि पंजाब में जो वहाँ के फार्मर्स हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग वो शटल को जला रहे हैं, फिर स्ट्रॉ को जला रहे हैं. तो उन सब चीजों से, और करीब मैंने जब डेटा रिसर्च किया तो मैंने पाया कि 20 मिलियन टन्स एवरी ईयर, अराउंड 20 मिलियन टन्स उसके स्ट्रॉ वो जलाए जाते हैं. 20 मिलियन टन्स, और जिसकी वजह से इतना पॉल्यूशन होता है, लंग डिजीज होती है. पूरे नेशनल कैपिटल में आपने देखा कि फॉगी सिचुएशन क्रिएट हो गया था, स्मॉग हो गया था. तो उन सब चीजों को लेकर भी अगर देखे जाए तो स्ट्रॉ के बारे में भी मैंने जब डेटा फाइंड किया तो मैंने पाया कि शटल और स्ट्रॉ से यूज करते हुए अभी रिसेंटली दिल्ली में आईआईटी दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक लैब एस्टेब्लिश किया है और वो उस स्ट्रॉ को यूज करते हुए प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रोजेक्ट. यहाँ पर आप अगर मेरा स्क्रीन देख सकते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मैंने ये कटिंग्स यहाँ पर रखी है कि अराउंड 20 मिलियन टन्स ऑफ राइस स्ट्रॉ इज बर्न्ड एवरी ईयर इन इंडिया, जो ये डेटा कहता है. और इसी स्ट्रॉ को यूज करके एक लैब एस्टैब्लिश किया गया. द लैब नेम इज कॉल्ड क्रिया लैब्स. क्रिया लैब्स दिल्ली के 3 आईआईटीएंस ने स्टार्ट किया है. वो आईआईटीएन स्टूडेंट्स अपने फाइनल ईयर्स के ही स्टूडेंट्स थे, अभी फिलहाल वो पास आउट हो चुके हैं. आप देख सकते हैं क्रिया लेवल के साइट्स पे. फाउंडेड इन ईयर 2017 बाय 3 आईआईटीएन दिल्ली ग्रेजुएट अंकुर, कनिका एंड प्राचीर. ये 3 ग्रेजुएट्स ने इसको मिलकर स्टार्ट किया. और क्रिया लैब्स क्या करती है, वो इस स्ट्रॉ को या इस शटल को यूज करते हुए प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे प्लेट्स हो गया, पल्प हो गया, राइस स्ट्रॉ के बेस फोम हो गया, पेपर हो गया, ये सारी चीजें वो बनाते हैं. परफेक्ट. एंड स्पेशली मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, अगर इस तरह का मार्केट है, एंड स्पेशली जब हम देख रहे हैं, जब हमारी गवर्नमेंट लोकल पे वोकल की बात कर रही है, एंड वी आर सीइंग कि प्लास्टिक बैग्स हर बहुत जगह पे बैन हो रहे हैं. स्पेशली दूध लेने जाओ तो आई सी लॉट्स ऑफ पीपल आर नॉट गिविंग थैलीज एंड दे आर सेइंग कि भाई घर से लेके आइए आप अपने, है ना. तो आप भी देयर इज लॉट्स ऑफ डिमांड लाइक दैट. हाँ, और आप जानते हैं कि रिसेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट कि प्लास्टिक फ्री इंडिया या प्लास्टिक फ्री सिटी. तो दिस कुड बी द वायबल ऑप्शन, जिसमें हमारे पास इतना मटेरियल भी है जो बचता है हमें राइस कल्टीवेट करने, हार्वेस्ट करने के बाद, उसको हम यूज कर सकते हैं एज ए बैग और एज ए प्रोडक्ट्स, जो प्लेट्स हम पार्टीज में यूज करते हैं उसके थ्रू.
या कुछ एड-ऑन्स मैं फाइनली करना चाहूंगा। ये है, मगर एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक सप्लाई चेन वाला इशू है कि वहां से लेके कैसे आना है और किस तरीके से बनाना है एंड देन किस तरीके पे हमें दैट इज, हाँ, दैट इज द थिंग जिसमें हमें स्टार्टअप्स हाँ की, एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। Yeah, and I'm trying. I am in communication with a person जो कि supply chain में expert है. Next time, and Minal, you also know him. After the thing, अभी confirm नहीं हुआ है. तो हम नेक्स्ट एपिसोड में इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एपिसोड में हम सप्लाई चेन के किसी को लेके आना चाहेंगे जो कि स्पेसिफिकली सप्लाई चेन के बारे में बात करेंगे. आई शो दिस एपिसोड टू हिम एंड आई डेफिनेटली डिस्कस कि इसके बारे में उनका क्या ख्याल है. श्योरली श्योरली। तो Yeah, फाइनल एडवाइस करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रोडक्ट्स में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको ब्राउन राइस के बारे में बता दिया, विटामिन B1, B2, B6, ये डेटा yeah, मैंने कलेक्ट की थी। दूसरी चीजें हैं, हस्क की बात करें तो हस्क जो है हमारे यहाँ मिलियन टन्स में प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज जब भी हम पैडी से राइस को अलग करते हैं तो हस्क मिलता है हमें। हस्क में दो मेजर कंपोनेंट पाए गए हैं, दैट इज कार्बन एंड सिलिका। और कार्बन एंड सिलिका का हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंस है। कार्बन के ट्रांजिस्टर्स के, सिलिका की चीजें अगर आप ले लें तो इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्री में कई सारी चीजें इससे बनाई जा सकती हैं। तो ये सारे बाय प्रोडक्ट्स और उसके यूजेस हैं। फिलहाल कुछ एड-ऑन्स जो मैंने ये किए थे कि कुछ एप्लीकेशंस हैं जो फार्मर अगर यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन्स, तो ये एप्लीकेशंस को वो यूज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट अपनी प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें उनको मिल जाएंगी ICAR के वेबसाइट पे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उसके भी साइट्स के URL हम टैग कर देंगे। दूसरी चीज, जब हम पंजाब के बारे में बात कर रहे थे और ये स्ट्रॉ और शटल बर्निंग के बारे में बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पर एक और सोल्यूशन कई सारे लोगों ने लाया, खास करके वो IITian स्टूडेंट्स और कई एंटरप्रेन्योर्स ने ये आइडिया दिया। हैप्पी सीडर्स नाम करके एक मशीन बनाई गई, जिस हैप्पी सीडर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रॉ को मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं और व्हीट क्रॉप को प्रॉपरली सो करके उसके ऊपर वो स्ट्रॉ को एज ए मैन्योर की तरह काम करने दे सकते हैं। दैट हैप्पी सीडर विल डू द वर्क ऑफ ऑल दिस मैनुअल लेबरर्स, जो कि आपको स्ट्रॉ उखाड़ने के बाद फिर वीट लगाएंगे आप, फिर स्ट्रॉ को फेंक देंगे या जलाएंगे, उसकी जगह पे वो डायरेक्टली उस वीट को वहां पर सो कर देगा और वो स्ट्रॉ एज ए मैन्योर उसमें यूज हो जाएगा, जो आपकी वीट के ग्रोथ को इम्प्रूव कर देगा। तो ये हैप्पी सीडर की मार्केट में भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो काफी हेल्पफुल हो सकता है। और फिर इसरो की तरफ से भी हाईसीस सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जो आपको वेदर पैटर्न बता सकता है। वहां इसरो की साइट के भी मैंने यहाँ पर लिंक एडिट किए हुए हैं, वहां जाकर भी आप डेटा कलेक्ट करके जान सकते हो कि आपके यहाँ कब बारिश है, मौसम कैसा होने वाला है। वो मंथली डेटा अपलोड करते हैं। NRI की हेल्पलाइन नंबर भी मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन कर दी है, बता दिया, 1800-180 वाला। तीसरी चीज, कल जब मैं ये रिसर्च को कंक्लूड कर रहा था तो मैंने पाया कि कल रात के समय मैंने एक न्यूज देखी, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो आंध्रा में कुछ लोगों ने, अभी बेंगलोर के एक फर्म ने रिसर्च किया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, जिसमें ऑर्गेनिक चीजों का यूज करते हुए उन्होंने कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल मेथड और ऑर्गेनिक मेथड में क्या डिफरेंस है और कितना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। उन्होंने ये सारे पैरामीटर्स लिए, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी कंजम्पशन, ग्रीन हाउस और ये सारी चीजें, और उन्होंने पाया कि इसमें करीब से करीब 1400 to 3500 क्यूबिक मीटर वाटर पर एकड़ जो है वो सेव हो रहा है। ओके। सबसे बड़ी चीज, जो कि पैडी में राइस जो है वो काफी ज्यादा वाटर कंज्यूम करता है, उसकी जगह पे हम अगर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का यूज करें, छोटे किसान या बड़े किसानों के लिए शायद मुश्किल होगी इनिशियल में, लेकिन छोटे किसान अगर धीरे धीरे इस चीजों को अडेप्ट करना स्टार्ट करें तो कहीं ना कहीं ये उनका इनपुट कॉस्ट भी और वाटर की कंजर्वेटिव भी बढ़ेगी। तो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की भी मैंने लिंक यहाँ पर दे दी है, वो भी आप देख सकते हैं। आई होप की टाइम अभी हमें लिमिट करना पड़ेगा, बट अगर किसी को कुछ भी और ऐड ऑन करना हो तो दे आर मोस्ट वेलकम। प्लीज कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। रिसर्च की डेटा काफी बड़ी थी तो शायद वीडियो बढ़ गया हो, बट आई होप कि अगर जो देखे तो उनके लिए फ्रूटफुल हो। And it's good for us क्योंकि फ्यूचर में जिस तरह के टॉपिक्स हम टैकल करने वाले हैं, दिस विल गेट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड द डेटा विल बी मच मोर कॉम्प्लेक्स। वी नीड टू डू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस रेगुलरली। और maybe अगर ये complexity बढ़े तो we can divide the videos in 2 or 3 parts, something like that. But so I we'll start. ये सारे relevant लगे मुझे and they will be relevant. That's why हम कोई exclude नहीं कर सकते। Yeah, Mira, please stop sharing your screen. It's a little bit. Yeah, actually that's right. Yeah. Okay. So thank you everyone for listening. Hope this was a helpful session. And
पैरेलली हमने कोशिश की कि हम कुछ नॉट ओनली कुछ वैल्यूबल मगर कुछ हम ऐसा दे सकें जो कि आपको सोचने पे मजबूर करे. एंड obviously next in some time we'll obviously do little bit of न्यू टॉपिक्स हम नेक्स्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे जल्दी अपने सोशल मीडिया पे एंड पैरेलली हम पोस्ट करना भी शुरू करेंगे. थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडे एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू मनाल. सी यू अगेन नेक्स्ट सैटरडे. बाय बाय एवरीवन.